है गाइस, मैं हूं मिस्टर ओशन और मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हाँ, हमारी बुक दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक में हम इसका एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, तो चलिए हम बिना देरी किए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 4 परिचय। 18वीं सदी में दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। मुगल सम्राट के ना होने की वजह से मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण खत्म हो गया और मुगलों की शक्ति घटने लगी, जिससे कि विदेशी हमले होने लगे, जिनमें प्रमुख दो थे। पहला था नादिर शाह था और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। जैसे दिल्ली एक कमज़ोर रियासत बन गई और इस समय समाज में भी बदलाव हुए, जैसे व्यापार, बैंकिंग, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस। परंतु जो कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा और महिलाओं की स्थिति, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, इसके अंदर मेनली हम लोग राजनीतिक बदलाव और सामाजिक ये बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक बदलाव इस तरीके से थे। पहला था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि राजा के बाद कौन सा राजकुमार अगला किंग बनेगा। हम जैसे जानते हैं कि औरंगजेब सबसे लास्ट का सबसे ताकतवर राजा था मुगलों में, पर इसकी मृत्यु के बाद कोई भी शासक इतना नहीं टिक पाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसके बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया। उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, यानी गद्दी पाने के लिए आपसी लड़ाई, जिससे मुगल सत्ता और भी कमज़ोर हो गई। दिल्ली का दरबार अस्थिर हो गया, चूँकि वो तय नहीं कर पा रहा था कि किस राजकुमार का साथ दें, और अमीर और जमींदार अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। अलग अलग क्षेत्रों में नए नए शासक और राज्य उभरने लगे। जाहिर सी बात है, जब राजा उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो यही उनके लिए अच्छा मौका होगा जब वो अपनी ताकत को दिखाएंगे और खुद उस साम्राज्य से अलग हो जाएंगे। उनमें से बहुत सारे नवाब और स्थानीय शासक थे। इस समय दिल्ली में अराजकता बढ़ी, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन चलता रहा। इस बीच बहुत से मुगल शासक हुए जिनका कार्यकाल 5 से 10 साल तक रहा। इसमें मुगल बादशाह रंगीला एक इकलौता ऐसा शासक था जिसका कार्यकाल लगभग 30 साल तक चला। उसके शासनकाल में विदेशी शासक आया था जिसने हमला किया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विदेशी आक्रमण। मुगल सम्राट की पतन की स्थिति को देखकर विदेशियों ने भी भारत पर हमले किए, जिसमें ईरान और अफगान शासक प्रमुख थे। नादिर शाह का आक्रमण। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ताकतवर शासक नहीं उभरा, जिससे दिल्ली में गुटबाजी, मतलब कि लोग ग्रुप बना के अपना शासन करने लगे। आपसे संघर्ष होने लगे राजकुमारों के बीच में, और मोहम्मद शाह रंगीला शासन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसकी जानकारी नादिर शाह को थी, और यहाँ के अपार संपत्ति की जानकारी भी नादिर शाह को थी। 1738 में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की और मुगल सेना उसे रोकने में असमर्थ रही, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस कोई राजा नहीं था, नहीं, और उसकी वजह से सेना भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई थी। नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत तबाही फैलाई थी, और इस सब के बाद भी दिल्ली का जो शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, जब उसे पता लगा कि सेना उस नादिर शाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, तो उसने उसके लिए दावत रखी और उसका स्वागत किया। नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत लूट मचाई और बहुत सा धन वो अपने साथ ले गया। दूसरी पारी में आता है अहमद शाह अब्दाली। ये एक अफगान शासक था। नादिर शाह के आक्रमण के कुछ वर्ष बाद अफगानों ने भारत पर हमले किए, जिसमें अहमद शाह अब्दाली प्रमुख था, जिसने भारत पर 5 बार हमले किए। जी हाँ, और अंतिम हमला, जो 5वां हमला था, वो 1761 में हुआ, जिसमें तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल व मराठा दोनों को भारी नुकसान हुआ। जी हाँ, चलिए इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन। उस समय समाज में ऊंच नीच और भेदभाव का बहुत बड़ा भेदभाव था। उच्च वर्ग जैसे शासक, अमीर के पास सुविधाएं थी, परंतु आम आदमी की हालत वैसे ही खराब थी। इसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और स्त्रियों की स्थिति। उच्च वर्ग जैसे कि हमने पढ़ा, ये इसके अंदर शासक, अमीर, सरदार और बड़े सामंत आते थे। साथ ही इसके अंदर बड़े राजपूत अधिकारी वगैरह आते थे। ये लोग अपना जीवन ऐशो आराम और विलासिता से गुजार रहे थे। इनके पास बड़े घर, सेवक, गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े और गहने, स्वादिष्ट भोजन भी था। ये लोग नाच गाने आदि का भी शौक रखते थे। जाहिर सी बात है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचे
कुल में थे, राजा थे या सेनापति या मंत्री थे, उनके पास बहुत अपार संपत्ति थी। नेक्स्ट आता है मध्य वर्ग। इसमें सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, जमींदार और बुद्धिजीवी शामिल थे, जिनका जीवन साधारण लेकिन आरामदायक था। जी हाँ, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वैसे ही। इनको नियमित रूप से वेतन मिलता था और इनके पास अच्छे मकान हुआ करते थे और अच्छे कपड़े और खान पान। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निम्न वर्ग। इस वर्ग में किसान, व्यापारी, कारीगर, मजदूर और नौकर आदि समान लोग आते थे। ये लोग गरीबी में रहते थे और कठिनाई में अपना जीवन बिताते थे। कम कमाई के कारण ये लोग शहर की ओर जाने लगे थे अपने ये गांव को छोड़ के। कुछ लोग सेना में भर्ती हो गए ताकि उनकी स्थिति थोड़ी बदल सके। महिलाएं जो थी वो अमीरों के घर में खाना बनाने का या नौकरानी का काम करने लगती थी, जिससे उनके रहन सहन व कपड़ों की स्थिति सामान्य ही थी। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका लास्ट, स्त्रियों की स्थिति। मुगल काल में स्त्रियों की हालत लगभग पहले जैसी थी। इनमें कोई बड़ा सुधार नहीं आ पाया था। महिलाओं को अभी भी भोग विलास की वस्तुएं माना जाता था। उनकी स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। पर्दा प्रथा का चलन भी था, खासकर उच्च वर्ग में इनका प्रचलन सीमित था। परंतु गरीबी जो घर थे वहाँ पे महिलाओं को काम करने के लिए ये जाना पड़ता था, इसलिए उनको कुछ सहूलियत और कुछ स्वतंत्रताएं मिली थी। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।